हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शोभाकमल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आज का अपना जो अध्ययन टॉपिक है वह है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ का शाब्दिक अर्थ है, क्योंकि प्रोटोजोआ एक ग्रीक वर्ड से है। प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव या फर्स्ट, अर्थात आदिम या प्रथम, और जुअन का मतलब होता है, जोआ का मतलब होता है जुअन, और वह है एनिमल्स। अर्थात प्रोटोजोआ का शाब्दिक अर्थ है सबसे आदिम या प्रथम जंतु। प्रोटोजोआ जो शब्द है उसका जो ये शाब्दिक अर्थ सबसे पहले गोल्डबर्ग ने लगभग 1818 में प्रस्तुत किया था। अब प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षण की बात करते हैं। प्रोटोजोआ के सभी सदस्य बहुत छोटे अर्थात माइक्रोस्कोपिक यानी कि सूक्ष्म जीव होते हैं, जिनको बिना माइक्रोस्कोप की मदद से देखना असंभव है। एनिमल किंगडम में सबसे सरल और सबसे आदिम जंतु है जिनकी श्रेणी केवल प्रोटोप्लाज्मिक स्तर की होती है। प्रोटोजोआ के सदस्यों का शरीर एक कोशिक अर्थात यूनिसेलुलर प्रकार का होता है, जिनमें एक केंद्रक या द्विकेंद्रक हो सकते हैं। ये जंतु एकल होते हैं, कभी कभी कॉलोनी बनाते हैं। ये प्राणी समान एवं स्वतंत्र होते हैं। इनका शरीर एसिमेट्रिकल अर्थात सिमेट्री निश्चित होती है। द्विपार्श्वीय हो सकते हैं, अरीय हो सकते हैं, गोलाकार सममिति हो सकती है। प्रोटोजोआ जंतु का शरीर नग्न अर्थात एक पतली झिल्ली जिसको पेलिकल्स कहते हैं, जिससे कवर्ड रहते हैं। इनका शरीर सरल होता है। कभी कभी इनमें एक्सोस्केलेटन अर्थात बाह्य कंकाल भी कवर्ड करता है। शरीर की आकृति प्राय स्थायी, परंतु कभी कभी अस्थायी प्रकार की, जो वातावरण के अनुसार बदलती रहती है। इनका जो शरीर होता है वह एक कोशिका स्तर का होता है, जिसमें सभी जैविक क्रियाएं संपादित होती हैं। इनमें सूडोपोडिया के समान चलनांगक फ्लैजेला भी प्रकार के होते हैं, कभी सीलिया पाए जाते हैं। बात करते हैं पोषण की, तो ये जंतु होलोजोइक होते हैं, होलोफाइटिक होते हैं।
सेप्रोफाइट सेप्रोजोइक हो सकते हैं, पैरासाइट हो सकते हैं, स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने वाले हो सकते हैं। इन जंतुओं में माउथ एंड एनस छिद्र निश्चित होते हैं, जबकि कुछ में नहीं। इनके अंदर डाइजेस्टिव जो प्रक्रिया होती है वह वैक्यूल्स अर्थात धानियों के अंदर अंतःकोशिकीय प्रकार की होती है। इन जंतु में श्वसन एवं उत्सर्जन क्रियाएं शरीर की सामान्य सतह से विसरण द्वारा या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा संपादित होती हैं। इनमें जो कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल्स होती हैं वह परासरण नियमन प्रक्रिया को संपादित करती हैं। इन जंतुओं में लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं। अलैंगिक जनन जो प्रक्रिया होती है वह द्विविखंडन या बहुविखंडन एवं बडिंग यानी मुकुलन द्वारा संपादित होती है, जबकि लैंगिक प्रक्रिया जनन वयस्कों में संयुग्मन या सिनगेमी प्रकार द्वारा संपादित होती है। इन जंतुओं में जीवन चक्र अलैंगिक एवं लैंगिक प्रावस्थाओं के एकांतरण के साथ प्राय जटिल प्रकार की होती है। इन जंतुओं में अधिकांश जलवासी जो फ्रेश वाटर, समुद्री वाटर या आर्द्र स्थानों में पाए जाते हैं। कुछ जंतु परजीवी एवं सहजीवी प्रकार के होते हैं जो पर्यावरण में पर्याप्त आर्द्रता के अनुसार अनुकूलित होते हैं। ये जंतु सोमेटोप्लाज्म एवं जर्म प्लाज्म का इन जंतु में विभाजन नहीं होता। इन कारण से इनमें प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, अर्थात ये अजर और अमर होते हैं। संसार में आज की स्थिति में लगभग इनकी 80,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। अब बात करते हैं प्रोटोजोआ के विशिष्ट लक्षणों की। विशिष्ट लक्षण का मतलब ये अर्थ ये होता है कि प्रोटोजोआ के जो सदस्य है या फाइलम प्रोटोजोआ है, इनमें वो विशिष्टता होती है जो अन्य समूह में या संघ में नहीं होती। जैसे इमोर्टेलिटी, जैसा कि मैंने सामान्य लक्षणों में बताया कि इनों में प्रोटोप्लाज्म यानी सोमेटोप्लाज्म एवं न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एवं न्यूक्लियोप्लाज्म में विभाजन न होने के कारण इनमें नेचुरल डेथ नहीं पाई जाती, अर्थात ये जंतु समूह में प्राकृतिक मौत नहीं होती, अर्थात ये अजर और अमर होते हैं।
दूसरी विशेषता, जो विशिष्ट लक्षण होते हैं वो होते हैं इनसिस्टमेंट, अर्थात परिकोष्ठन, जो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए एक शिष्ट बन जाता है, अनुकूल परिस्थितियों में वापस पटकर अपनी रूटीन लाइफ होती है। तीसरी जो विशिष्ट लक्षण होते हैं इनमें वह है कि एक सब सेलुलर प्रकृति होती है, जिसमें सारी की सारी जैविक क्रियाएं एक ही सेल के अंदर अर्थात संपादित हो जाती है। चौथी विशेषता ये होती है कि इनका जो न्यूक्लियस होता है वह यूनिक होता है, एक होता है, जिसके अंदर पॉलीमॉर्फिक कंडीशन पाई जाती है, अर्थात एक न्यूक्लियस कहीं न्यूक्लियाई में विभाजित हो जाता है, वापस कई एक सिंगल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगली विशेषता पाई जाती है कि इनमें पीढ़ी एकांतरण अर्थात अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में असेक्सुअल एवं सेक्सुअल दोनों ही फेजों का अल्टरनेशन होता है, जो अन्य उच्च जंतु में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट विशिष्ट लक्षण यह है कि इनमें जो न्यूट्रिशन या पोषण की जो नेचर होती है वो मिक्सोट्रोपिक प्रकार की होती है, अर्थात ये जंतु में पोषण होलोजोइक या होलोफाइटिक हो सकता है, सेप्रोजोइक हो सकता है। सेप्रोजोइक का मतलब मर्द प्राणियों का अपना पोषण बनाना, परजीवी ऑटोफाइटिक हो सकते हैं। नेक्स्ट जो इनकी विशिष्ट लक्षण होती हैं वो होता है ओस्मोरेगुलेशन, अर्थात इनमें जल को संतुलन बनाने की अपार क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट जो चीज़ होती है इसमें पाई जाती है एक प्रकार की धानियाँ, जिसको संकुचन धानियाँ या कॉन्ट्रैक्ट वेक्वल्स कहते हैं, जो इनमें श्वसन एवं उत्सर्जन की प्रक्रिया को अपनाती है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, कि प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से अपन विभाजित करते हैं। तो बात करते हैं इनके फाइलम प्रोटोजोआ के वर्गीकरण की। तो जो इनका सबसे पहले जो प्रोटोजोआ का नॉमिनेशन किया वो था या अध्ययन किया वो है ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने लगभग 1677 में इसको नाम दिया प्रोटोजोआ। उसके बाद प्रोटोजोआ को परिभाषित या शाब्दिक अर्थ देने का प्रयास किया वो गोल्डफस ने, और गोल्डफस ने ये कहा कि इनको वर्गीकरण का क्या आधार माना जाए, तो चलन अंगक के आधार पे प्रोटोजोआ को 5 क्लासों में अपन विभेदित करते हैं। इनका अपन कंपैरेटिव अध्ययन करेंगे। इसमें से पहला है सार्कोडीना या राइजोपोडा, जिसके उदाहरण हैं अमीबा, एंटामीबा, एल्फिडियम यानी पोलिस्टोमेला इत्यादि। दूसरी क्लास है प्रोटोजोआ की, वह है फ्लैजिलेटा या अपन कह सकते हैं मैस्टिगोफोरा। इनके जो उदाहरण है वह है ट्रिपनोसोमा, यूग्लिना इत्यादि। नेक्स्ट जो तीसरी क्लास है प्रोटोजोआ की वह है
स्पोरोजोआ, जिसके एग्जाम्पल है मोनोसिस्टिस, प्लाज्मोडियम इत्यादि। चौथी क्लास है वह है सीलेटा, जिसके उदाहरण है पैरामीशियम, वर्टिसेला, ओपिलिना, बेलेंटिडियम इत्यादि। और पांचवी एवं अंतिम जो क्लास है वह है सुक्टोरिया, जिसके उदाहरण है एल्फिलोटा, एसिनेटा, पोडोफायरा इत्यादि। अब बात करते हैं पांचों क्लास की तुलनात्मक अध्ययन की। तो सबसे पहला अपन जो लक्षण लेते हैं वह है मोड ऑफ लाइफ, अर्थात अपना जीवन किस तरह से व्यतीत करते हैं। तो सार्कोडीना स्वतंत्र जीवी अर्थात परजीवी हो सकते हैं, फ्लैजिलेटा परजीवी या स्वतंत्र जीवी हो सकते हैं, स्पोरोजोआ सभी के सभी परजीवी होंगे, जबकि सीलेटा सभी के सभी स्वतंत्र जीवी होंगे। सुक्टोरिया में सभी जंतु या तो परजीवी होंगे या स्वतंत्र जीवी होंगे। अब बात करते हैं जिसके आधार पर अपन ने क्लासिफिकेशन भी इनका किया है प्रोटोजोआ का, वो है लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स अर्थात चलनांगक। सार्कोडीना में चलनांगक सूडोपोडिया होंगे, फ्लैजिलेटा में फ्लैजिला होंगे, स्पोरोजोआ में चलनांगों का अभाव होगा, सीलेटा में सीलिया होंगे और सुक्टोरिया में टेंटेकल्स और युवा अवस्था में सीलिया। अब बात करते हैं एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल की। तो इनमें से इसका सब विभाजन है, इनका जो बाह्य कंकाल होता है वो पेलिकल्स का बना होता है। वो बात करते हैं तो सार्कोडीना में अनुपस्थित होता है, बाकी फ्लैजिलेटा, स्पोरोजोआ, सीलेटा एंड सुक्टोरिया में उपस्थित होता है। सेल या टेस्ट ये सार्कोडीना में प्रेजेंट होता है, बाकी फ्लैजिलेटा, स्पोरोजोआ, सीलेटा एंड सुक्टोरिया में अनुपस्थित होता है। बात करते हैं साइटोस्टोम या कोशिका मुख की। तो सार्कोडीना में कोशिका मुख का अभाव होता है, फ्लैजिलेटा में उपस्थित होता है, स्पोरोजोआ में अनुपस्थित होता है, सीलेटा में उपस्थित होता है और सुक्टोरिया में साइटोस्टोम अनुपस्थित होता है। अब नेक्स्ट जो लक्षण लेते हैं वह है न्यूक्लियस या केंद्रक। सार्कोडीना में केंद्रक एक जो अनेक फॉर्म में होगा, फ्लैजिलेटा में एक, स्पोरोजोआ में एक जो अनेक रूप में हो सकता है, सीलेटा में केंद्रक दो होंगे, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, छोटे को माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं और बड़े को मेगा या मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। सुक्टोरिया के अंदर भी दो केंद्रक होंगे, माइक्रो एंड मैक्रो। संकुचन धानी सार्कोडीना में उपस्थित होती है, फ्लैजिलेटा में होती है, स्पोरोजोआ में अनुपस्थित होती है, सीलेटा में उपस्थित होती है और सुक्टोरिया में उपस्थित होती है। बात करते हैं पोषण की। तो सार्कोडीना में पोषण होलोजोइक या परजीवी प्रकार का होगा, फ्लैजिलेटा में मिक्सोट्रोपिक अर्थात सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक प्रवृत्ति का होगा, स्पोरोजोआ में पैरासाइट यानी परजीवी प्रकार का होगा और सीलेटा में होलोजोइक या परजीवी प्रकार का हो सकता है और सुक्टोरिया में होलोजोइक प्रकार का पोषण पाया जाएगा। अब बात करते हैं जनन की। जनन में अलैंगिक जनन अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो सार्कोडीना में बाइनरी फिशन के द्वारा संपादित होगा, फ्लैजिलेटा में जो लॉन्गिट्यूडनल फिशन
स्पोरोजोआ में मल्टीपल फिशन अर्थात स्पोरुलेशन प्रकार का होगा, और सीलेटा के अंदर बाइनरी फिशन या बडिंग प्रकार का अलैंगिक जनन होगा, और सुक्टोरिया के अंदर बाइनरी फिशन या बडिंग प्रकार का अलैंगिक या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सार्कोडीना के अंदर अनुपस्थित होता है, फ्लैजिलेटा में अनुपस्थित होता है, स्पोरोजोआ में उपस्थित होता है, सीलेटा में उपस्थित होता है और सुक्टोरिया में उपस्थित होता है। नेक्स्ट विशिष्ट लक्षण की बात करते हैं, वो है ट्राइकोसिस्ट, जो सार्कोडीना, फ्लैजिलेटा, स्पोरोजोआ, सुक्टोरिया में अनुपस्थित होता है, जबकि सीलेटा में उपस्थित होता है। थैंक यू।